तो दोस्तों लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ 15 क्वेश्चंस जो कि फाइनेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। आज के सेशन में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में वो करवाने का सिर्फ मेरा मोटिव इतना ही है कि एक आपको एक आइडिया मिल जाए, एक फेयर आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सको। इसके साथ आपको बता दूं कि जो हमारा बैच है वो शुरू हो रहा है 1 दिसंबर को, यानी कल सुबह 10 बजे, जिसकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन बैच भी रहेगा। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये सब आपको मिलने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि जो बच्चों के कमेंट्स पढ़े मैंने, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अकाउंट्स का सेपरेट जो बैच है उनको मिले, तो उनको सेपरेट बैच भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारा 16th एमसीक्यू है उसमें लिखा है द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम जर्नल इनटू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट और जर्नल्स इज नोन एज। जब हम जर्नल से रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहले आप ये समझो कि जर्नल वो होती है जिसके अंदर हम हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो सेल्स की है, चाहे वो परचेज की है, चाहे वो इनकम की है, चाहे वो एक्सपेंस की है, यानी एक ही ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक ही बुक में है, हम क्या करते हैं कि चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, जिसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स की अलग से हम एक अकाउंट बना देंगे, परचेज का अलग से बना देंगे, एक्सपेंस का अलग से बना देंगे, इनका, सो दैट कि हमें चीजें ढूंढने में आसानी रहे। तो जर्नल से जब हम अलग से लेजर्स बनाते हैं जिसमें हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तो लेजर्स करने के बाद आती है। अर्थमेटिक तो कोई ही नहीं इसका। एंट्री, एंट्री तो हो गई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में। तो पोस्टिंग, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा मिलेगा आपको बुक में भी कि पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी जर्नल से हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हर जो एक्सपेंस है, हर जो इनकम है, जो सेल्स है, जो परचेज है, उसका अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसको कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। आई होप ये आपको क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when audit is undertaken to check the financial control and irregularities in the organization, it is which type of audit? तो ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है कि जब ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर इरेगुलरिटीज चेक करने के लिए, तो ये किस तरह का ऑडिट होता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला तो आ गया सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट होता है जिसमें हम सिस्टम की, यानी हमारी जो आईटी है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसको कोई हैक ना कर ले, उसका ऑडिट किया जाता है, तो वो सिस्टम ऑडिट होता है। कंप्लायंस ऑडिट होता है जिसके रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। डी वाला पढ़ रहा हूँ पहले, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो साल में एक बार किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही से बनी है या नहीं बनी है। तो इंटरनल ऑडिट जो हमारा आंसर है, ये ऑडिट किया जाता है जब हमें फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर इरेगुलरिटीज को चेक करना होता है, तो उसके लिए हम करते हैं इंटरनल ऑडिट, जो कि कंपनी के खुद के लोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट रेशियो। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक टॉपिक है 12th में, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज करके, वहां से लिया गया है, और सिलेबस में कहीं भी अकाउंटिंग रेशियोज का जिक्र नहीं था। खैर जो भी हो, हम तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले से ही कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, पहले तो मैं इसको मिटा दूं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, तो करंट रेशियो किसके बराबर होती है? ऑप्शंस आर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट करंट लायबिलिटीज, डेब्ट अपॉन करंट एसेट, डेब्ट अपॉन इक्विटी। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि हमारा आंसर भी है, राइट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये समझ लेते हैं कि करंट एसेट्स किसे कहते हैं। कोई भी ऐसे एसेट्स जिनको जनरली हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले, वो करंट एसेट्स हैं, और कोई भी ऐसे एसेट जो जनरली एक साल के बाद हम कैश में कन्वर्ट कर सके, वो नॉन करंट एसेट। तो करंट लायबिलिटीज क्या है? कोई भी ऐसा कर्ज, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर चुकानी है, वो करंट लायबिलिटी है। और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको एक साल से ज्यादा समय तक चुकानी है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी।
तो करंट एसेट्स 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट लायबिलिटीज 1 साल के अंदर जो आपको पे करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बैंक पासबुक इज ए कॉप नहीं है, ये कॉपी है। बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, इसकी कॉपी है कैश का, जैसे क्यों आ रहे हैं, कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, द कस्टमर अकाउंट द बैंक लेजर, द डेटर अकाउंट द बैंक लेजर, ये 4 ऑप्शन है। तो बैंक पासबुक किसकी कॉपी है? बैंक के लिए जो पासबुक है वो कस्टमर का अकाउंट है बैंक की लेजर में। बैंक की जो पासबुक है वो क्या है बैंक के लिए? भाई वो कस्टमर का अकाउंट है जो बैंक की लेजर में है, उसी को हम बैंक पासबुक कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। ट्रायल बैलेंस किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है? तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था और मैंने कहा था स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो ट्रायल बैलेंस, कोई फॉल्ट आ रहा है, चलिए हटाइए। तो ट्रायल बैलेंस किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो लेजर इज द राइट आंसर। तो केजरीवाल वाली खांसी। चलिए नेक्स्ट में, which of the following entities generally prepare their books of account under single entry system? इसमें से कौन सी हैं एंटिटीज जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करती है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाती है? देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम समझिए पहले क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हमारा जो अकाउंटेंसी है ये डुअलिटी कंसेप्ट बेस है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम है। एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम वो डुअलिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। जनरली ये सिस्टम कौन बना, इस सिस्टम के अंदर कौन काम करता है? वो बिजनेस जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है। यानी अब आप सोचो कि एक कोई दुकानदार है, कोई रेडी लगाने वाला है, क्या वो पूरे अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करता है? क्या वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है? क्या वो अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है? नहीं। ठीक है, वो ये लोग सिंगल एंट्री पे काम करते हैं, मतलब सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। यानी ये क्या रिकॉर्ड करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। ये रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम पे एक हम कैश अकाउंट बनाते हैं और पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली आप ये समझ लो कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है, वो सिंगल एंट्री पे काम करते हैं क्योंकि सिस्टम पे काम करना आसान होता है, उनको जरूरत नहीं होती है कि डबल एंट्री पे काम करें। तो इसके अंदर हम एक कैश अकाउंट बनाते हैं और कुछ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, बस इतनी बात होती है। ना इनकम अकाउंट, इनकम रिकॉर्ड की जाती है, ना एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं या इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो वो कौन बनाता है? ऑप्शंस आर, तो हटा दो, ऑप्शंस आर जॉइंट स्टॉक नहीं जी, कंपनीज तो सिंगल एंट्री पे काम कर ही नहीं सकती। बी छोड़ रहा हूं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सिंगल एंट्री पे काम नहीं कर सकती। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये भी नहीं कर सकती। सिर्फ कौन कर सकते हैं? सोल ट्रेडर, भाई जिनका छोटा मोटा काम है, जो अकेले काम करते हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, वो सिंगल एंट्री को फॉलो करके अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है? नो। डिविडेंड के ऊपर बेस्ड है? नो। ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड है? ये खुद से खुद ही आ रहे हैं, बताइए। ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड है? नो। डेस्टिनेशन के ऊपर बेस्ड है? डेस्टिनेशन मतलब फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू गुड्स की डेस्टिनेशन क्या होती है? कंज्यूमर। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक जो टैक्स लगता है वो है जीएसटी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेजेस मेजर? भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लॉजिक में ज्यादा घुसना जरूरी है, याद रखना होता है। तो फाइनेंशियल लेवरेजेस का क्या मतलब है? तो खुद से आ रही है। तो no change with EBIT and EPS in earning per share. The sensibility of EBIT with percentage change with respect to output. The sensibility of EPS with respect to percentage change in the EBIT level और percentage variation in the level of production. तो जैसे मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपने सभी याद रखना हो, तो याद रखने के लिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब इसमें हम आएंगे फाइनेंशियल लेवरेजेस में, एक छोटा सा टॉपिक है, तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसका आंसर याद, फिलहाल मेरा मकसद तो सिंपली ये है
जस्ट आपको बता सकूं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। भाई ये तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अकाउंट्स का क्वेश्चन कैसे हुआ, ये तो है ही नहीं अकाउंट्स का क्वेश्चन। लो भाई ये पहले से मार्क्ड है। तो व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जब उसको साइन करते, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट, ये इसका आंसर है। तो अब आप इसको याद रख सकते हो। मैंने कहा कुछ चीजें हमें सिर्फ याद रखने के लिए होती है, और खासकर ये अकाउंट्स का क्वेश्चन था भी नहीं, तो मुझे भी आज ही पता चला। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम विच एक्रू और अराइज, पता नहीं अराइज आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल के साथ। अब देखो ये है इनकम टैक्स का। अब मैंने कहा था इनकम टैक्स भाई छोटा मोटा कोई एक टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि ये सब्जेक्ट मैं ग्रेजुएशन वालों को करवाता हूँ, और अगर पूरा इनकम टैक्स करवाना तो लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसको खत्म करने में, मिनिमम 3 महीने मान के चलो। तो अगर आपको ये पूरा डेप्थ में पढ़ना है, क्वेश्चन आपको 1-2 आने हैं, तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 महीने आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम कब दोगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे जरूर, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसका आंसर देता हूँ, क्योंकि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है अभी आपको मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जब ये टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी कोई समझाने का इतना कोई फायदा आपको मिलने नहीं वाला। तो अभी सिर्फ मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या होते हैं, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है रेजिडेंट बनने के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए, ये आपको बाद में बताया जाएगा जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर दे दें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसको एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं होगा अभी आपको, ठीक है, उसको एज इट इज जाने दो फिलहाल। Which of the following is slash R included in definition of goods as defined under section 2 clause 52 of the CGST Act? तो भाई कौन सी है जो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, कौन सी इसके अंदर इंक्लूड की गई है? मनी, ऑक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। देखो इसमें से सिर्फ ये भी मैंने कहा कुछ चीजें याद रखने वाली है। कौन सी चीज है? ऑक्शनेबल क्लेम, जो कि गुड्स के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स है उसके अंदर फॉल करती है। इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Amount payable at the closure or opting out of national pension scheme referred to in section 80CCD shall be exempt to the extent of total amount payable। भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन था लास्ट ईयर जो पूछा गया, जिसको बाद में इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, खत्म कर दिया था। भाई क्यों खत्म कर दिया था? क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन फिर से आ गई बता, लेकिन इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें इसका आंसर है ही नहीं। ये सारी की सारी ऑप्शन गलत है। असल में उसकी जो ऑप्शन है जो मुझे याद पड़ता है वो है 60%। तो वो ऑप्शन इसमें थी नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिस्कार्ड कर दिया गया। तो खैर आप याद रखें 60% इसका आंसर है। तो ये भी इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट ₹30,000। एक्स और वाई की फर्म की गुडविल जो है वो 30,000 है। इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000। बुक्स में ये 12,000 दिखाई गई है। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। व्हाट अमाउंट इज सपोज्ड टू ब्रिंग फॉर गुडविल। कितना अमाउंट वो गुडविल के लिए लाएगा? देखिए नया पार्टनर जो शेयर गुडविल का लाएगा वो डिपेंड करता है उसको कितना शेयर ऑफर किया गया। मतलब अगर मान लो उसका 1/3, उसको उसको हम शेयर ऑफर कर रहे हैं 1/3, इसका मतलब जो फर्म की गुडविल होगी उसका 1/3 वो लेके आएगा। अगर हम उसको शेयर दे रहे हैं 1/4, इसका मतलब जो फर्म की गुडविल होगी उसका वो 1/4 लेके। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार बच्चों को क्या हो गया, ये खुद से पिछला अब आ रहा है। बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो गया इस केस में कि यहाँ पर गुडविल दो दी थी, एक ये 30,000 और एक ये 12,000। ये जो लिखा ना इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000, यानी ये बैलेंस शीट में 12,000 दिखाई गई। ये ओल्ड गुडविल होती है, इसको हमें राइट ऑफ करना है। अब इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। सिंपल आप इतना याद रख लो, अगर हमें नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो हमें सिंपली ये देखना है कि फर्म की गुडविल कितनी। ये है फर्म की गुडविल 30,000, ठीक है। तो इसमें से उसका शेयर निकालना है। तो अगर हम 30,000 में से उसका शेयर, मैंने क्या कहा था, कितना शेयर दिया जा रहा है उसको देखना है। कितना शेयर दिया जा रहा है? आप देखो 1/4। अगर 1/4 के साथ इसको डिवाइड करें 7500। जब ये आंसर की आई थी पहली वाली, जब ये पेपर हुआ था तो उसमें आंसर बी बताया गया था जो कि गलत था। असल में इसका आंसर सी है 7500, ठीक है। तो फर्म की गुडविल देखनी है, किसी और जगह पे फोकस नहीं करना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि भाई असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी हो सकता है पूछे जाएं, तो मुझे इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे। तो आपके प्रिपरेशन भी कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे इन क्वेश्चन से होता क्या है, आए ना बात की बात है, लेकिन क्या होता है कि कंसेप्ट बिल्ड अच्छे से हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है जैसे आपसे लिखा है, इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल आउटसाइड इंडिया टैक्स मस्ट डिडक्ट एट सोर्स। अगर इंडिया से बाहर हम इंटरेस्ट पे करें तो टैक्स हमें एट सोर्स यानी यहीं पे काटना पड़ेगा। यस, अगर हम इंटरेस्ट किसी को इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं तो हमें टैक्स काट के ही वो इंटरेस्ट पे करना है। और रीजन क्या है, इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, यानी अगर हम टैक्स नहीं काटेंगे, द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस। तो कहता है कि अगर हम टैक्स नहीं काटेंगे तो जब हम अपनी बिजनेस की इनकम कंप्यूट करेंगे तो वो जो हमने इंटरेस्ट दिया होगा वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी एज एन एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो रूल ये है कि अगर आप इंडिया से बाहर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको टैक्स काट के देना है, और अगर आप टैक्स काट के नहीं देते हो तो वो जो इंटरेस्ट आपने दिया वो आपकी डिडक्शन या एज ए एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों ही सही है कि इंडिया से बाहर आपको इंटरेस्ट काट के ही देना है, टैक्स काट के ही इंटरेस्ट देना है, और दूसरा अगर टैक्स नहीं काटोगे क्या इंप्लीकेशन होगी, भाई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर बी क्या रहेगा। ये अपनी कोई चित्रकारी बनी हुई कोई टेक्निकल फॉल्ट है इसकी वजह से ही बता रहा है। चलिए क्या हमारा आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर ए की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अगर हमने इंटरेस्ट नहीं काटा तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी या छूट नहीं मिलेगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है आखिरी क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 पर ईयर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ 1,80,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए हमें कितने यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। सेल प्राइस 25 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपी पर यूनिट, फिक्स फैक्टरी ओवरहेड्स 5 लाख रुपीज, फिक्स सेलिंग कॉस्ट 3 लाख रुपीज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें पूछा गया है। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये आया कॉस्ट से। आपको याद होगा एक मैंने बताया था कॉस्ट, ये भी पूरा पूरा टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस पूरे सब्जेक्ट में से एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। मार्जिनल कॉस्ट टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। वो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर, अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहां पे लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आपको, राइटिंग मेरा डॉक्टर वाला है, अगर लिखा नहीं समझ आ रहा तो मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है वो हमें दिया हुआ है, कितना है 25 रुपए पर यूनिट, ये चीज तो हमें मिल गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप आ जाओ, ये देखो ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, ये दो वेरिएबल कॉस्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक सेलिंग। अब इन दोनों का टोटल कर लो, ये 12 है और ये 3 है, 12 और 3 12 रुपए प्लस 3 कितना हो गया 15, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 10। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट देखो, ये दोनों फिक्स कॉस्ट है आपकी, आप ध्यान से देखो कि फिक्स फैक्टरी ओवरहेड्स और फिक्स सेलिंग कॉस्ट, तो दोनों को हमने टोटल कर लिया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आप करोगे तो इन दोनों का टोटल आएगा 8 लाख, ठीक है, 5 और 3 8, 8 लाख प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, हमें 1,80,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमने निकाला 10, तो इसका मतलब 9,80,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 98,000, यही सॉरी यही पूछा गया था कितने यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे, तो 98,000 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,80,000।
तो ये फॉर्मूला बेस्ड था। अब मैं बोलूं कि आप में से 90% लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये फॉर्मूला मतलब कैसे कब क्या करना है। समझ तभी आएगा जब आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी इतना डेप्थ में जब मैं पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं ये फॉर्मूला आपको बताया कि इस फॉर्मूले से इस तरह से ये क्वेश्चन देगा। तो ये पूरी जब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ये क्लासेस शुरू, तो आपको फिर से बता दूं कि क्लासेस कल यानी 1 दिसंबर सुबह 10 बजे लाइव एज वेल एज ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा हूं, और उसके अंदर आपको प्रिसाइज स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। देन आपके प्रैक्टिस शीट्स रहेंगे, देन मॉक टेस्ट रहेंगे, ये सब रहेगा। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे लाइव और ऑफलाइन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।